गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अनुसंधान के बारे में जानेंगे कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान क्या है ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन एक सही तरीके से अनुसंधान क्या है, रिसर्च, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में सदैव रिसर्च करते रहते हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो कपड़े पहनने का है, चाहे वो खाना खाने का है, चाहे वो सामान खरीदने का है। तो हम एक बार उसको ट्राई करते हैं, फिर पता चलता है नहीं ये सही नहीं है तो उसको चेंज करना चाहिए, है ना। फिर या हमें नहीं समझ में आता तो हम बहुत दिन तक उसको ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद समझ में आता है कुछ दिन के बाद नहीं नहीं ये सूट नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, रिसर्च, आज उससे संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो अनुसंधान क्या है या अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो अनुसंधान शब्द का जो प्रयोग है वो किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं है, संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का द्योतक है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, उनके आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह एक विकसित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। सर्वांगीण क्या है? विश्लेषण है। अनुसंधान का महत्व व्यवहारिक विज्ञान जैसे मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, खेल समाजशास्त्र एवं शिक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसी समस्या या प्रश्न का समाधान, किसी भी समस्या या प्रश्न का समाधान अपन कैसे करते हैं, करने का जो तरीका है उसको क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रयासी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अगर हम किसी भी रिसर्च को सिस्टमैटिक करते हैं, उसको क्रमबद्ध लगाते हैं, वस्तुनिष्ठ उसका करते हैं, तो जो इस टाइप के हम कार्य को करते हैं वो कहलाता है वैज्ञानिक अनुसंधान। एक विद्वान हुए, बहुत ही मशहूर थे, करलिंगर साहब, उन्होंने बताया उनके अकॉर्डिंग स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभवी एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है। प्राकल्पनाओं द्वारा क्या होता है? निर्देशित होता है। उसी को वैज्ञानिक अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान के स्वरूप प्रकृति का सबसे मूल्य तथ्य यह होता है कि एक नियंत्रित परीक्षण होता है और प्रेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर कोई नया सिद्धांत या नियम विकसित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शोध क्या है, और बाकी तो आपको पता है। शोध किसी पुराने समय में अपने पशुओं को ढूंढने के लिए जाया जाता था और उसके बाद वहाँ से खोजा जाता था, एक पशु खो जाता था, चढ़ते चढ़ते चला जाता था, तो वहाँ से खोज की उत्पत्ति होती है, गवेषण उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अनुसंधान हो जाता है। अब शोध की अगर हम प्रकृति की बात करते हैं, शोध की प्रकृति क्या चीज़ है, तो सामाजिक शोध में समस्या का चयन एवं उसकी पहचान सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनुसंधान समस्या की जो स्पष्ट रूप से पहचान उसको हम लोग करते हैं, उसका उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है। सामान्यतः शोध समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच, दो या दो से अधिक चरों मीन्स वेरिएबल्स के बीच एक रचनात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है। शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या क्या है, कथन है, होता है, जो क्या है, दो या दो से अधिक चरों यानी कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस को स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। अब शोध प्रकृति के
लक्षण कैसे पता करेंगे? तो ये शोध प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे? तो शोधकर्ता को यानी रिसर्चर्स को समस्या का चयन करने के पहले उसके औचित्य एवं उपयोगिता के संबंध में विचार अवश्य कर लेना चाहिए। शोधकर्ता जो होता है, शोध करने से पहले उपयोगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उस पर हमें फोकस कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो विषय है उससे रिलेटेड हम कितना इस पर वर्क कर सकते हैं और इस पर कितना हम उस पर खरे उतर सकते हैं, इन सब चीज़ों को भली भांति एक रिसर्चर यानी एक शोधकर्ता को अवश्य समझ लेना चाहिए। समस्या की उपयोगिता क्या होती है भाई? समस्या कहाँ से आई? प्रॉब्लम्स है ना। तो समस्या के चुनाव के समय उसके महत्व को सबसे पहले हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए और रखना महत्वपूर्ण भी है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शोधकर्ता से प्राप्त हमें जो तथ्य हैं उसका स्तर हम कैसे ऊपर उठाएं, है ना। उसको ऊपर उठाना मतलब उसको और हम कैसे उसको ब्रॉड करें। तो या क्या कर सकते हैं कि किसी भी शोध की जो सार्थकता है वो तभी हम सिद्ध कर सकते हैं जब उसकी प्रॉब्लम्स को उसका रिजल्ट हम निकालेंगे, है ना। जब उसके फलस्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में उसमें सुधार लाएंगे ना, किसी भी समस्या में, है ना, जो भी परिस्थितियाँ उसमें जब हम सुधार ले आएंगे तो वो एक तरीके का व्यापक और अच्छा शोध होने में, सक्सेस होने में उसमें हेल्प मिलती है। आवश्यक सामग्री अगर हम देखें तो समस्या के लिए भाई क्या क्या होती है, आइए देखते हैं। आवश्यक सामग्री में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आपके साधनों की उपलब्धता से कई बार क्या होता है, समस्या अच्छी होते हुए भी आवश्यक सामग्री एवं साधनों के अभाव में शोध कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे नवीनता, समस्या के चयन से पहले इस बात का पता लगा लेना चाहिए कि कहीं इस समस्या का हल पहले से तो नहीं किया गया है। एक समस्या पर पुनः शोध, फिर से हम शोध कर लें उस पर, पुनः शोध करने से हानि होती है, ठीक है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि शोधकर्ताओं को कार्य समाप्त करने के बाद पता चलता है कि भाई इस पे तो फिर से इस पे काम हो चुका है। तो इस समस्या पर पहले ही पर्याप्त कार्य जब हो चुका है तो क्या होता है, संबंधित साहित्य का पूर्ण अध्ययन न करने के कारण उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी ऐसी बड़ी बड़ी भूलें कर दिया करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले से सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई इस पर पहले से कार्य तो नहीं हो चुका है, इस पर कितना कार्य हुआ है, यहाँ पे हमें कहाँ से अपने कार्य को शुरू करना है, नहीं तो फिर हमारा समय भी जाता है और पैसे भी जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पर पूरी निगाह रखनी चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जब बड़े बड़े वैज्ञानिकों से भूल हो जाती है तो हम लोग तो शोधकर्ता हैं, विद्यार्थी हैं, तो लेकिन अगर हम पहले से अलर्ट रहते हैं तो ये गलतियाँ हम नहीं कर पाते। जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के संबंध में, कोई भी सूक्ष्म जीवाणु है उसके संबंध में कोई भी वैज्ञानिक ने शोध करके कुछ पता लगाया, एक आपका उदाहरण है ना, कि सूक्ष्म जीवाणुओं के संबंध में वैज्ञानिकों ने शोध करके पता लगाया कि यह जीवाणु बिना स्वास्थ्य क्रिया के ही जीवित रहता है। परंतु यह तथ्य तो 2 शताब्दी पहले ही पता चल चुका था, वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपयुक्त समस्या का पहले लक्ष्य नवीनता होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे शोध में नवीनता क्या चीज़ है ना। तो हमारे शोध में नवीनता क्या है, नवीनता लानी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शोध का जो उद्देश्य हो उसमें नवीनता होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। अगर वो नवीनता नहीं है तो हमारा शोध सक्सेसफुली नहीं होता है, फिर हमें उसके साथ बस एडजस्ट ही करना होता है, बाकी और हम उसके साथ और आगे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहला क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कि उसमें नवीनता है ना, क्या नयापन हम अपने रिसर्च में लेके आ रहे हैं। तो उससे हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अनुसंधान की रुचि एवं योग्यता कैसे होनी चाहिए, ठीक है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस पर हम जानते हैं अनुसंधान की रुचि एवं योग्यता, शोधकर्ता को ऐसी समस्या को लेना चाहिए, जो रिसर्चर है उसको ऐसी प्रॉब्लम्स को उठाना चाहिए, ऐसे रिसर्च को करने के लिए अपने आप को आगे लाना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। सबसे पहली बात कि उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। और इस प्रक्रिया में बिना आंतरिक प्रेरणा के उच्च कोटि का कार्य संभव नहीं है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, चूँकि ये बड़ा लंबा चलने वाला प्रोसेस है, कई सालों तक इसको चलता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जब तक हमारा आंतरिक प्रेरणा नहीं है, अंदर से हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उच्च कोटि का हम कार्य नहीं कर सकते। किसी के कहने पे हमने टॉपिक ले लिया और वो कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमने सोचा कि यार ये खेल बड़ा ऐसा है, इसमें घुस जाते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, है ना। या हम इस तरीके से सोच लें कि भाई
कुछ नया एकदम से वैज्ञानिक स्तर पे एकदम हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो ऐसा भी हमें विचार नहीं करना चाहिए। हमें जो शोध हो चुके हैं, है ना, उन शोधों को पढ़ना चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, और उस टॉपिक में क्या नवाचार हम कर रहे हैं, क्या नयापन ला रहे हैं, और उसको और अच्छा हम कैसे समाज के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। फिर क्या होता है कि उच्च कोटि का कार्य हम फिर नहीं कर पाएंगे अगर हमारा आंतरिक प्रेरणा नहीं हमारा साथ दे रही है तो। और समस्या में रुचि पूर्ण रूप से बौद्धिक प्रेरणा के फलस्वरूप ये हमारी होनी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारी बुद्धि उसमें लगनी चाहिए, और उसी के अनुरूप हमें कार्य को चयन करना चाहिए, टॉपिक को चयन करना चाहिए। समय एवं आर्थिक, अब हमें देखना है कि हमारे पास समय कितना है, हमारे पास धन कितना है। अगर हमें टाइम मिला है 3 साल का, 2.5 साल का, तो हम उसमें कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि हमारे पास पैसे कितने हैं, हम कौन सा टॉपिक लें। अब आपने सोच लिया कि साहब आपको एकदम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पे करना है रिसर्च, अब आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएंगे पहली बार। या आपने सोच लिया एकदम इंटरनेशनल प्लेयर्स को, तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाएंगे कहाँ से, इंटरनेशनल से तो इतने मैचेस लगे होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो बड़ा कठिन कार्य हो गया। अब इसमें आपका समय भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, तो इसलिए हमें इस पर ऐसा सोचना विचारना चाहिए अच्छे से शोधकर्ताओं को कि समस्या का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कितना उपलब्ध समय है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइमिंग देखनी है, हमारे पास समय कितना है और इसमें लगने वाला खर्च कितना है। ठीक है, खर्च कितना होगा इसमें, विशेष रूप से जो स्नातकोत्तर हैं यानी कि जो पीजी किए हुए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो नए रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, उन्हें एक सीमित समय में शोध कार्य को समाप्त करना होता है। जो मतलब आप ये समझ लीजिए जो पीजी में डिसर्टेशन करते हैं, उनकी बात भी कर रहे हैं। जो पीजी में डिसर्टेशन करते हैं, उन्होंने अपने एक सब्जेक्ट की जगह शोध को ले लिया। ठीक है, अब उन्होंने अपने सब्जेक्ट यानी कि 1 साल में हमें या सेमेस्टर्स में, हमने लास्ट सेमेस्टर में हमारा डिसर्टेशन है और हमें उस समय पीरियड 6 महीने में ही हमें अपना शोध कार्य को समाप्त करना है। तो जब 6 महीने में शोध कार्य को समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा टॉपिक चुनना पड़ेगा जो स्मूथली हमारा हो जाए और हमें उसमें नवाचार भी मिल जाए, नए तरीके से हम समाज के सामने उसको उपस्थित कर सकें। ठीक है, अब और उसमें हमारा धन कितना लग रहा है, ये सारी बातों को एक शोधकर्ता को सोचना चाहिए। ठीक, समस्या का पहचान या निर्वाचन कैसे करेंगे, तो शोध समस्या का जो चयन है उसके बाद निर्वाचन की समस्या आती है। पहले तो शोध समस्या के चयन के बाद हमें किसकी दिक्कत आती है, निर्वाचन की। समस्या की पहचान का तात्पर्य उसके सभी पक्षों का स्पष्टीकरण से है। शोधकर्ता समस्या के प्रतिपादन के पहले क्या करता है, इस बात से अनजान रहता है, कौन सी बात से, कि उसे क्या करना है और किन प्रश्नों को खोजना है। उसे क्या करना है और उसे किन प्रश्नों को खोजना है। शोधकर्ता को निम्न प्रश्न स्वयं से पूछने चाहिए। किससे पूछना चाहिए, स्वयं से पूछने चाहिए। कि जैसे कौन कौन से प्रश्न आप पूछेंगे खुद से, शोध की समस्या के विषय में उसे कितनी जानकारी है, शोध के समस्या के विषय में उसे कितनी जानकारी है, जानकारी के विभिन्न स्रोत क्या हैं, वो कहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करेगा, उसको अपने से स्वयं से पूछना है। उनकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता क्या है, उसकी विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता क्या है। इस उपलब्ध जानकारी की पृष्ठभूमि में यदि कोई हो, क्या जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तथा क्यों यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार की जानकारी हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी प्राप्ति किन किन स्रोतों, साधनों एवं ढंग के प्रयोग करने पर हो सकती है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो पूछनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, जिस प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं इस पर कितने समय एवं धन का व्यय होगा, आवश्यकता होगी। इन व्यय के अनुसार हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे, है ना। इसमें हमें परिणाम भी, भाई हमने धन लगाया, मेहनत की, समय लगाया, तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होगा, ये भी हमें पूछना चाहिए खुद से, स्वयं से अपने आप को प्रश्नोत्तर करना चाहिए। जो जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का मार्गदर्शन किस प्रकार की मान्यताओं एवं परिकल्पनाओं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। क्या इस जानकारी से जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, उससे
लाभान्वित का मतलब उससे उस समाज में कितने लोगों को उससे लाभ मिल सकता है, तथा क्या यह जानकारी प्राप्त करना इस पर होने वाले व्यय की दृष्टि से उचित है। मतलब जो पैसा हम लगा रहे हैं, क्या ये उस दृष्टिकोण से उचित है। तो इस तरीके की चीज़ें हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे तो हमें एक सही उत्तर मिलेगा और हमें एक सही निष्कर्ष, एक नया सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें किस प्रकार के शोध को चयन करना चाहिए। अब शोध समस्या के चुनाव का मापदंड क्या होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि भाई उसके समस्या का चुनाव का मापदंड क्या होगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा भाई, कैसे करेंगे इसका मापदंड। एक समस्या के निर्धारण से पहले बहुत सी परिस्थितियाँ और परिस्थितियों का संतोषजनक होना बहुत आवश्यक है। क्या कहा कि एक समस्या के निर्धारण से पहले बहुत सी परिस्थितियाँ और परिस्थितियों का संतोषजनक होना बहुत आवश्यक होता है, जो एक सही समस्या का निर्धारण करती है, जो कि निम्नवत है। कैसे निम्नवत है? कई तरीके से। नवीनता, यानी कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि नवीनता होनी चाहिए। आगे भी आपने सुना था नवीनता के बारे में। नवीनता यह मौलिक होनी चाहिए, ठीक है, एवं ये विवादास्पद नहीं होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता को तब तक चुनाव नहीं करना चाहिए जब तक कि निश्चित ना कर ले कि यह एक नवीन समस्या है, ठीक है। कभी भी ऐसे टॉपिक पे कभी भी आप डिसीजन मत ले लीजिए जिस पर यह पूर्व शोध नहीं हुआ है, इससे पहले सफलतापूर्वक शोध नहीं किया जा चुका है, ठीक है। दूसरा बात आता है, सेकंड पॉइंट्स होते हैं, रुचिकर समस्या शोधकर्ता के लिए आनंददायक होनी चाहिए। मतलब आपको मज़ा आना चाहिए कि हाँ यार रिसर्च कर रहे हैं भाई, हाँ उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आप खुशी खुशी उस कार्य को कर रहे हैं, मन मुताबिक आपकी वो चीज़ होना चाहिए। तो शोधकर्ता अच्छा कार्य और फिर उसमें जजमेंट कर सकता है, न्याय कर सकता है, ठीक है। फिर समस्या का महत्व, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। शोधकर्ता को महत्वपूर्ण समस्या का चयन करना चाहिए, शोधकर्ता को महत्वपूर्ण समस्या का चयन करना चाहिए, उसमें ज्ञान और वर्तमान स्थिति का विकास होना चाहिए। शोध करने की योग्यता, रिसर्च को करने की आपके अंदर क्या योग्यता है, एबिलिटी क्या है। शोधकर्ताओं का ज्ञान और योग्यता के अनुसार ही समस्या का चयन करना चाहिए, ठीक है। ठीक, साहस और आत्मविश्वास, शोधकर्ता को साहसी और आत्मविश्वासी बनाता है और होना भी चाहिए। जो शोध करता है उसको आत्मविश्वासी और साहसी होना चाहिए, है ना, जिससे वह कठिनाइयों और सामाजिक दबावों से परेशान कभी भी ना हो। उसको जो डाटा कलेक्शन करना है, आंकड़े एकत्रित करने में उसको किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर उसे युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। मतलब मन लगा के उसको रात दिन एक करके वो कार्य को करना चाहिए। औचित्य उपयुक्त समस्याओं का चुनाव किया जाना चाहिए, औचित्य उपयुक्त समस्याओं का चुनाव किया जाना चाहिए। इसे रुचिपूर्ण, इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो आपको मज़ा आना चाहिए। शोधकर्ता की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। शोधकर्ता शोध कार्य में परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए, जिससे वह शोध को पूर्ण करने में, आंकड़े एकत्रित करने में सक्षम हो। सूचनाओं की उपलब्धता, आंकड़ों की उपलब्धता, एक और भी तथ्य है ना, शोधकर्ता को आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में, मतलब अपना डाटा कलेक्शन की जो उसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, अपने विषय को इसी प्रकार चयनित करें कि मतलब हम डाटा कहाँ से एकत्रित करेंगे, है ना। डाटा ही नहीं एकत्रित कर पाएंगे तो फिर रिसर्च का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें डाटा कैसे कैसे कलेक्ट करना चाहिए, ये आपके ब्रेन में, माइंड में आपको चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी चाहिए अपने पास कि हम इसके डाटा को ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरीका के ऐसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें जो शोध कार्य है उसमें उसको करने में बहुत मज़ा आएगा और हम मज़े लेके शोध कार्य को करेंगे, कभी टेंशन में नहीं आएंगे, है ना, और हाइपर नहीं होंगे, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा और हम अब समाज को कुछ नया चीज़ दे पाएंगे, ठीक है। अब एक बात आती है कि भाई इसका उद्देश्य और क्षेत्र को कैसे स्पष्ट किया जाए। शोध के, रिसर्च के उद्देश्य और क्षेत्र को, समझ रहे होंगे आप, क्षेत्र को कैसे स्पष्ट किया जाए, ठीक है। आइए जानते हैं भाई, उद्देश्य के आधार पर समस्या को विशुद्ध व्यवहारिक अथवा क्रिया शोध की समस्या के रूप में देखा जा सकता है।
स्पष्ट उद्देश्यों की स्थापना से जो हमारा प्राथमिकता को स्थापित करना अथवा समस्या के समाधान को खोजने में सहायता मिलती है, यह उद्देश्य शोध उपभोक्ताओं, शोधकर्ताओं तथा शोध से प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है। उद्देश्यों की स्थापना हेतु जो प्रश्नावली, गहराईपूर्ण साक्षात्कार, गोष्ठी, व्यवहार संबंधी ढंग एवं सूचना प्रदान करने वाले व्यक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। शोध के क्षेत्र, अब शोध के क्षेत्र में क्या हो सकता है? शोध का क्षेत्र अत्यंत जटिल होता है, विकासशील होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए। शैक्षणिक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षण अधिगम तथा अनुदेशात्मक संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रयोग जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में व्यवस्थित ढंग से अध्ययन आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा के अनेक स्तरों पर, जैसे शारीरिक शिक्षा की प्रभाविता को कैसे पहचानना या परिभाषित किया जाए, शैक्षिक परिस्थितियों में सफल रीति से शैक्षिक संसाधनों का उपयोग कैसे हो, आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारी जानकारी अभी भी अत्यंत अल्प है। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का ही विषय है कि इतना अल्प क्यों है अभी तक। हाँ, तो इस तरीके से शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन, परीक्षाएं तथा शारीरिक शिक्षा में मापन, इसमें शोध के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। शैक्षिक अनुसंधान का जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शैक्षिक प्रशासन संगठन है, पर्यवेक्षण तथा नियोजन के संबंध है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शैक्षिक प्रशासन संगठन, पर्यवेक्षक तथा नियोजन से संबंध है। इन अनुच्छेदों में कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे चर्चित प्रशासन के सफल तरीके या प्रभावी जो शैलियाँ होती हैं क्या हैं। ठीक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में निहित लोकाचार किस प्रकार से भिन्नता रखता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रभावी तौर तरीके कैसे विकसित किए जाएं तथा शैक्षिक नियोजन का उपयुक्त स्वास्थ्य तंत्र एवं उसका आग्रह क्या है आदि मुद्दे शैक्षिक शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं। शैक्षिक शोधों को संपन्न कराने में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। यह शोध प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, अध्यापक एवं प्रावाधिक शिक्षा आदि के अनुसार अनुसंधान हेतु पूर्ण वर्णित क्षेत्रों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखते हैं हम कि जो इतना शिक्षण का अधिगम, परीक्षण, शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम, संगठन प्रबंधन, नियोजन के प्रभावी ढंग और उसके जो शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में क्या है, इन पर हमारी जानकारी संतोषजनक रूप से विकसित नहीं हो सकी अभी तक। ठीक है, इनसे संबंधित कतिपय मुद्दों का अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हल प्राप्त करना शैक्षिक शोधों का मुख्य आग्रह होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत अभी हाल में ही विकसित नई विधाओं जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, खेल शिक्षा में मनोविज्ञान, है ना, शैक्षिक राज्य विज्ञान आदि, है ना, स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स मेडिसिन, है ना, आदि के रूप में शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। इन विधाओं के अंतर्गत शोध के लिए नवीन मुद्दे पहचाने गए हैं तथा इनका हल प्राप्त कर इनसे संबंधित ज्ञान के दायरों का विस्तार भी किया गया है। इसी से संबंधित एक नया क्षेत्र विगत दशकों में विकसित हुआ जिसके अंतर्गत विधिक पारक शोध का क्षेत्र कहा जाता है। इसके तहत शिक्षा की औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विधाओं की सहायता से अध्ययन करने की पहल की जाती है। इस दृष्टि से शिक्षण एवं अधिगम को व्यवस्थाओं में प्रबंध संबंधी समस्याओं का पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण विधियां मूल्यांकन एवं मापन की धारणा हो तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पन्न अनेकानेक क्या होना चाहिए, शैक्षिक जो दुर्नीतियां हैं का सम्यक अध्ययन अंतर्विधिक पारक शोध के महत्वपूर्ण मुद्दे बनाए जाते हैं और बनाए
जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। आप कोई भी चीज़ को उठाइए, किसी भी विषय को उठाइए, किसी भी टॉपिक को उठाइए, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उस पर रिसर्च करने से पहले उस पर अध्ययन करिए कि इस पे पहले शोध किया जा चुका है या नहीं किया है। अगर आप उसी से रिलेटेड ले रहे हैं तो भाई उसमें नया आप तो समाज को क्या देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आप समाज को किस प्रकार से एक नया शोध प्रस्तुत करने वाले हैं जो आने वाली जनरेशन आपको आपके शोध को आगे और आगे ले जाए। इस प्रकार से आज हम लोग ये जाने कि शोध क्या है, कैसे है, किस प्रकार से स्वयं से प्रश्न करके हमें शोध की समस्याओं का चयन करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी चीज़ें हम अपने आप से बहुत ही पेशेंस के साथ करें। और आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे शोध पर ही चर्चा करेंगे और शोध के बारे में कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। थैंक यू सो मच।